हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोच डॉग सोबिज्म। हम हमारी वीडियोस में मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे और हम मेमोरी को अब और ज्यादा डीप डाइव करके पढ़ने वाले हैं। हमने इस कोर्स में अभी मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के एस्पेक्ट्स को समझा था। अब हम यहाँ पर मेमोरी लेआउट को समझने वाले हैं। मेमोरी लेआउट भी एक नया कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टैक और हीप के बारे में समझना है। और स्टैक हमारा यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल्स और यहाँ पर हीप हमारा डायनामिक वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं उनके लिए ही होता है। और ये मेमोरी लेआउट क्या होता है, इसे हमें समझना है। मेमोरी लेआउट होता क्या है, हम जब अपने एक प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मेमोरी में भी कुछ हो रहा होता है। मतलब मेमोरी बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, और जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनके लिए मेमोरी असाइन होती है। ये चीजें हमें समझनी है। यहाँ पर लेआउट होता क्या है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है जो मेमोरी को डिफाइन करता है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे स्टैक एक सेगमेंट होता है इसका, हीप भी एक सेगमेंट होता है, और यहाँ पर जो डेटा और टेक्स्ट होता है वो भी एक मेमोरी लेते हैं। हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें बस वेरिएबल्स ही नहीं, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो भी तो कुछ मेमोरी लेगा ना। ऐसे ही तो नहीं रहेगा। जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक टेक्स्ट जो है हमारा, उसे भी हम दे रहे हैं, उसे हम कंपाइलर को दे रहे हैं, तो वो भी एक मेमोरी लेगा। और हमारा जो डेटा सेगमेंट है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, हीप के बारे में भी हम पढ़ेंगे और स्टैक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसी को मान लो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन में बताया गया है कि इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और यहाँ बीएसएस सेगमेंट होता है। ये सारी चीजें देख के डरो मत, इन्हें मैं अभी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और आपको मेमोरी लेआउट का मतलब भी समझ आ जाएगा। ये एक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये हमने कन्वेंशन बना दिया कि हाँ भाई ऐसे मेमोरी अपनी बन जाती है। ये एक प्रोग्राम के लिए इतनी मेमोरी स्पेस होती है, इसे मेमोरी स्पेस मान लो, जिसमें हमारा सारा प्रोग्राम का काम हो रहा होगा मेमोरी लेवल पे। ठीक है, तो हमारा अभी चैलेंज ये है कि हम इस मेमोरी लेआउट के बारे में ही पढ़े। तो इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स के बारे में मैंने सब बताया हुआ है और इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। और हम देखेंगे कि प्रोग्राम्स में भी कैसे ये चीजें होती है और कैसे हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो असाइन होती है। यहाँ पर बहुत सारी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो टेक्स्ट है मुझे मिला था, मैंने गूगल करा था मेमोरी लेआउट के लिए, तो मुझे हैकर अर्थ वेबसाइट है यहाँ पर मुझे मिल गया था। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं समझा दूंगा। तो देखो, यहाँ पर आपका ये क्या है, मेमोरी लेआउट है। मेमोरी लेआउट एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मान लो, इसे एनालाइज करने की कोशिश करो। और इसमें होता क्या होगा, आप जब एक प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपका टेक्स्ट होता है कुछ, आपने प्रोग्राम में जितना कोड लिखा उस टेक्स्ट की एक मेमोरी जाती है जो आपके सबसे नीचे जाके बैठ जाती है उसमें। तो यहाँ पर ये मेमोरी रहती है। उसके बाद आपका डेटा सेगमेंट आता है। डेटा सेगमेंट क्या होता है, उसमें दो टाइप का डेटा होता है। उसमें एक अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है जिसे हम बीएसएस भी बोलते हैं, और उसमें इनिशियलाइज डेटा होता है। उसके बाद आपका आता है हीप और उसके बाद आपका आता है स्टैक। और इतनी जो जगह है, हीप और स्टैक जो है वो बढ़ते कम होते रहते हैं। ये जो आपका डेटा और टेक्स्ट सेगमेंट है, इन्हें जितनी मेमोरी लेनी होती है ये पहले ही ले लेते हैं। लेकिन आपका स्टैक और जो हीप है ना, ये आपका बढ़ता कम होता रहता है और ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। ये चार सेगमेंट्स आपने देख लिए, अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या है। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट और सेगमेंट कोड होता है हमारा जो पहला है। और उसमें होता क्या है, टेक्स्ट सेगमेंट कंटेन्स मशीन कोड ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को रन करने के लिए भेजते हैं, उसमें हमारा प्रोग्राम पहले जब कंपाइल होता है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और वो मशीन कोड टेक्स्ट सेगमेंट में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट की। हमें पता है डेटा सेगमेंट जो है उसमें दो टाइप के डेटा सेगमेंट आते हैं, अनइनिशियलाइज्ड और इनिशियलाइज्ड। तो हमें इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड के बारे में पढ़ना है। और डेटा सेगमेंट और टेक्स्ट सेगमेंट का हमें पता है कि ये एक बार जब हम प्रोग्राम रन करा देते हैं तो ये इतनी अपनी जो उन्हें मेमोरी लेनी होती है वो लेके बैठ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इनिशियलाइज जो डेटा सेगमेंट होता है ना, वो स्टोर करता है ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स अपने, और जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो हमने डिक्लेयर किए हैं एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करके। इनके बारे में हमने देखा हुआ है, इन सारे टाइप के वेरिएबल्स को हमने पढ़ा हुआ है। और ये हमारे आते हैं इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में, ये पहले ही स्टोर हो जाते हैं जाके वहां पर। और यहाँ पर ये जो डेटा सेगमेंट है इज नॉट रीड ओनली, इसे आप बस रीड नहीं कर सकते, सिंस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी ऑल्टर्ड एट रन टाइम।
तो यहाँ पर आपको पता है कि आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाया या कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया, तो उनकी वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती है। आप अपने प्रोग्राम के बीच में कभी भी चेंज करोगे तो वो चेंज हो सकती है। तो ये बस रीड ओनली नहीं होते। तो इसके बारे में और बताऊं तो दिस सेगमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनिशियलाइज रीड ओनली एंड इनिशियलाइज रीड राइट एरिया। मतलब आपको रीड ओनली से मतलब समझ आ रहा होगा, रीड ओनली का मतलब यही होता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बस आप रीड कर सकते हो। और रीड राइट का मतलब कि आप रीड तो करोगे ही लेकिन आप उसे चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो सेगमेंट होता है, ये इस कोड में मैं आपको समझाता हूँ। अब इस कोड को देखो, इसमें हमने इंक्लूड करा है stdio.h फाइल। फिर हमने क्या बोला, ये हमारा ग्लोबल सेगमेंट है। ग्लोबल सेगमेंट में हमने क्या किया, एक कैर टाइप का सी नाम का हमने एक एरे बनाया और उस एरे में स्ट्रिंग दे दी मजनू। ठीक है, तो हमने मजनू दे दी स्ट्रिंग। तो क्या करेगा ये, हमने इसे इनिशियलाइज करा दिया है और ये एक ग्लोबल वेरिएबल भी है। तो हमें पता है ग्लोबल वेरिएबल आते हैं डेटा सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में भी ये इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में है। और ये कांस्टेंट भी नहीं है, इसे आप अंदर राइट करोगे वापस, मतलब आप इसे चेंज करोगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। तो ये रीड राइट एरिया में जाके सेव होता है। तो ये अलग अलग एरियाज का मैं बस बता रहा हूँ कि हमारी जो मेमोरी लेआउट होती है उसमें यहीं पे डेटा में ही ये अलग अलग तरीके के डेटा सेगमेंट्स होते हैं, इनमें जाके ये सेव होती है। तो रीड राइट एरिया में ये सेव हो जाएगा। और फिर हमने एक और ग्लोबल वेरिएबल बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर दिया। कॉन्स्ट कीवर्ड से क्या होता है, कांस्टेंट बन जाता है वो, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट बन जाएगी। तो लैला एक ही रहती है लेकिन मजनू बदलते रहते हैं अपने, तो बदलते रहते हैं तो उन्हें हम राइट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका रीड ओनली एरिया में होगा और इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है ये भी। उसके बाद आप नीचे आओ तो यहाँ पर देखोगे कि हमने मेन फंक्शन बना के एक और अपना वेरिएबल बनाया है जो आई है, और उसे हमने स्टैटिक टाइप का बनाया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी आपके इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में ही स्टोर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब आप आगे अगर बढ़ो तो आपका आता है बीएसएस सेगमेंट। बीएसएस सेगमेंट क्या होता है, ये अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट को कहते हैं हम बीएसएस सेगमेंट। तो बीएसएस सेगमेंट हमारा अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होता है। Data in this segment is initialized to arithmetic zero before the program starts executing। तो मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ये सारा कंपाइलेशन प्रोसेस का बता रहा हूं मैं। कंपाइलेशन प्रोसेस में ये जितने भी बीएसएस सेगमेंट और ये इनिशियलाइज सेगमेंट होता है, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होता है, ये सब पहले ही यहाँ पर बैठ जाता है आके। और जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल, कॉन्स्ट वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे इन सेगमेंट्स में आते हैं। और यहाँ पर जो आपका बीएसएस होता है, इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो ये जीरो से अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। और अनइनिशियलाइज्ड डेटा स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द डेटा सेगमेंट एंड कंटेन्स all global variables and static variables that are initialized to zero or do not have explicit initialization in source code। तो यही है, इसका मतलब यही है कि भाई आपका जो इनिशियलाइज आपने नहीं कराया तो वो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में होगा और वो बीएसएस सेगमेंट कहलाता है। और यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर आपने एक और वेरिएबल बनाया जो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल आपने सी बनाया लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये खुद अपने जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। और उसके बाद आपने मेन फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया जिसे आपने इनिशियलाइज नहीं कराया, तो ये भी आपका अनइनिशियलाइज सेगमेंट में सेव हो जाएगा। तो ये हमारे डेटा सेगमेंट और हमारे ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है उसकी बात हो गई। और इसके बाद हमारे स्टैक और हीप की बात हमें करनी है। और यहाँ पर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और ये आपके लिए थोड़ा एडवांस मान लो। अभी के लिए हमें यहाँ पर इसे नहीं पढ़ना। अभी आप बस इसे ऐसे समझो कि ये आपका मेमोरी लेआउट होता है। अभी के लिए आप इस वाले डायग्राम को देखो, आपने डेटा सेगमेंट के अंदर ये सारी चीजें समझी कि अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होता है और इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट होता है। और इनिशियलाइज में भी रीड ओनली और रीड राइट टाइप के होते हैं, और अनइनिशियलाइज में सारे जीरो से इनिशियलाइज अपने आप हो जाते हैं। और आपका टेक्स्ट सेगमेंट कौन सा होता है, वो मशीन कोड होता है जो आपका कंपाइलेशन प्रोसेस में बनता है। तो इन्होंने अपनी मेमोरी ले ली हमारे मेमोरी लेआउट में, और अब हमारी इतनी मेमोरी बची है। किसी भी प्रोग्राम को एक मेमोरी मिलती है तो इतनी मेमोरी मान लो आपकी बची है, और इतनी मेमोरी में आपका स्टैक और हीप का काम होगा। और अब इन दोनों के बारे में हमें समझना है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। स्टैक और हीप होते क्या है, स्टैक जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए और फंक्शंस के लिए होता है, और आपका जो हीप होता है वो जो हम डायनामिक वेरिएबल्स बनाते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके, वो उनके लिए होता है। और हम देखेंगे ये दोनों हमेशा ऑपोजिट साइड्स में होते हैं और ये बढ़ते और कम होते रहते हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं।
अब हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो आपका हीप जो है, पहले आप हीप को समझो। हीप इज द सेगमेंट वेयर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन सम मोर मेमोरी नीड टू बी एलोकेटेड यूजिंग मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन, हीप ग्रोज अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या, जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते हैं तो वो हीप सेगमेंट में सेव होता है। मतलब हम कोई डायनामिकली, यहाँ पर देखो हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हुआ है, हमने उसमें पढ़ा था हम एक मैलॉक या कैलॉक को यूज करके मेमोरी एलोकेट करवाते हैं डायनामिकली। तो हमारा हीप ग्रोज अपवर्ड, ये क्या बोल रहा है, ये जो आपका हीप होगा ये आपका ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पर देखो ऊपर बढ़ रहा है, और आपने जब उसे फ्री कर दिया तो यहाँ पर ये देखो ये नीचे जाता है। तो हीप का यही होता है, और हीप बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हीप को आप यूज करके कभी भी अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी मेमोरी आपके पास है तो उससे आप पहले उसे ऊपर करवाओ, मतलब कुछ मेमोरी एलोकेट करवाओ, अपना काम करवाओ, फिर उसे फ्री कर दो तो वो नीचे आ जाएगा। फिर वो नीचे आ जाएगा तो आपको फिर थोड़ी मेमोरी और चाहिए। मान लो स्टैक ने सब भर लिया, स्टैक होते हैं वो भरते जाते हैं, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन हीप का आप समझो कि इतनी सी मेमोरी है और इसमें आपको थोड़ा कुछ काम करवाना है, तो आप इसे बढ़ा लो, मतलब आप मेमोरी एलोकेट करा लो, फिर उसे फ्री करा दो, फिर एलोकेट करा लो, फिर फ्री करा दो, और ऐसे ही मेमोरी लेआउट को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ये चीज बतानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सब की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली और डायनामिकली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हीप का आपने समझा कि हीप सेगमेंट जो होता है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। फिर आता है आपका स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल लोकल वेरिएबल्स। जो हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर होते हैं, and is used for passing arguments to the function along with return address of the instruction which is to be executed after the function call is over। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब मैं बहुत अच्छे से अभी समझाऊंगा। इसमें होता क्या है कि आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो वहां पर ये फंक्शन भी आपकी थोड़ी मेमोरी लेता है। फंक्शन भी तो मेमोरी लेगा, उसे भी कुछ प्रोसेस कराना है। फंक्शन आपने डिफाइन तो कर रखा है, लेकिन वो डिफाइंड है तो उसके अंदर भी कुछ कुछ हो रहा होगा। उसके अंदर जो काम हो रहा है उसकी वजह से हमारा स्टैक ग्रो होता है, और स्टैक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही होता है, जब तक हमारा ये जो फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता ना, उसमें कोई रिटर्न वैल्यू होती है, जब तक वो रिटर्न नहीं हो जाती, हमें पता है फंक्शन में हमेशा एक रिटर्न वैल्यू होती है, या तो वो वॉइड होती है या वो कोई वैल्यू होती है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो भी एक वैल्यू ही है। वॉइड को भी वैसे ही कंसिडर करो आप। तो जब वो रिटर्न हो जाता है, मतलब हमारा, ऐसे मान लो कि हमारा फंक्शन जब खत्म हो जाता है, जब तक वो स्टैक में मेमोरी ले रहा होता है। और यहाँ पर ऑल रिकर्शन फंक्शन कॉल्स आर एडेड टू स्टैक, ये भी आपको समझना है। जब हम रिकर्सिव फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, हमें पता है रिकर्सिव फंक्शन में होता क्या है, हम सेम फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, तो वो भी स्टैक के ही सेगमेंट में बढ़ता जाता है। तो ये चीज हमें समझनी है अभी। इसको बहुत अच्छे से अभी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस मुझे स्टैक और हीप और ये पूरे मेमोरी लेआउट के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये यहाँ पर इंक्लूड किया है, ये सब कुछ आपको बताया है। ये आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है, जो आपके स्टैक और हीप है वो ट्रेडिशनली लोकेटेड है एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द प्रोसेसेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस। मतलब ये आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, मतलब ये जो मेमोरी लेआउट है ये एक, हमने वर्चुअल मेमोरी लेआउट बना दिया है, और हमने बोला है कि इतनी मेमोरी हमारे प्रोग्राम को मिलती है। ठीक है, और इतनी मिलती है रन होने के लिए, तो इतने में आपको सारा काम कराना होता है। और ये जो मेमोरी कभी कभी खत्म भी हो जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सब कुछ हमें अभी धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, अभी बस आप मेमोरी लेआउट का इंट्रोडक्शन समझो, और इंट्रोडक्शन में आपने ये समझा कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जो डेटा सेगमेंट होता है, टेक्स्ट सेगमेंट होता है, हीप सेगमेंट होता है, और आपका स्टैक सेगमेंट होता है। और इन सबको मिला के हमारा मेमोरी लेआउट बनता है। हीप हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, और स्टैक हमारा जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उनके लिए होता है। और फंक्शन कॉल्स के लिए होता है। फंक्शन कॉल्स मैं यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कॉल्स के लिए भी हमारा स्टैक ही होता है। और यहाँ पर डेटा हम जो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं उनके लिए होता है। और हमारा टेक्स्ट सेगमेंट होता है, हमारा जो कोड है उसके लिए होता है। तो मेमोरी लेआउट आई होप आपको पूरा पूरा समझ आया हो, और आपने ये सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर समझे हो। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी होते हैं, वो भी हमारे मेमोरी लेआउट में हाई एड्रेस पे आते हैं, और उनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आई होप आपको मेमोरी लेआउट बहुत अच्छे से समझ आ गया हो।
यहाँ पर मैं इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू आपको ये जितना भी आपका मेमोरी लेआउट का सेगमेंट होता है ना, इसे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो आपका ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने बोला कैर S1 और S1 एरे बना के उसे दे दिया एक स्ट्रिंग। ये आपका जो है ये इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और एक और ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर हमने बनाया है, जिसे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाया है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा और चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, ये S2 क्या है, इसमें हमने लैला दे दिया, और ये भी इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में ही जाएगा। अब आपका ये दूसरा आता है इंट एन। इंट एन क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको आप अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट मतलब BSS सेगमेंट में डालोगे, और इसकी वैल्यू अपने आप 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। मैं बस इस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे होता है। फिर ये देखो इंट मेन है, आपका मेन फंक्शन शुरू हो गया, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो रिटर्न 0 एंड में है ही। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक और लोकल वेरिएबल बनाया है। ये आपका लोकल वेरिएबल कहाँ होगा, ये स्टैक सेगमेंट में होगा, आप इससे कंफ्यूज मत करना। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और हमने पढ़ लिया है कि ग्लोबल वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाते हैं अगर हम उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और वो 0 से अपने आप इनिशियलाइज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये n है, ये आपका स्टैक सेगमेंट का है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है, और हम धीरे धीरे ये सब पढ़ेंगे भी। स्टैक सेगमेंट में ये बनेगा, और आपका ये देखो स्टैटिक वेरिएबल एक बनाया है जो हमने, ये सौरभ एक वेरिएबल है, नाम इसका सौरभ है, और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इसकी 786 वैल्यू है, ठीक है। और ये इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में जाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्स्ट करके हमने एक और इंटीजर बनाया है, जिसका नाम हमने हार्दिक रखा है, और ये 420 है, ठीक है। ये बंदा 420 है, और ये बंदा 786 है। तो ये दोनों अपने इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो हमने एक और काम कर दिया, यहाँ पर हमने कैर स्टार पी करके एक पॉइंटर बना दिया, और उस पॉइंटर में आपने डायनामिकली एलोकेट करा दी एक मेमोरी, ठीक है। तो इस मेमोरी को आप कहाँ डालोगे, इस मेमोरी को आप हीप सेगमेंट में डालोगे। और यहाँ पर फिर आपने ऐसे ही बोल दिया प्रिंटफ और भाई कैसा है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम रहा, जिसमें अलग अलग सेगमेंट के मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि हमारा अलग अलग सेगमेंट्स कैसे होते हैं। इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पर मुझे रन कराने पे एक वार्निंग मिल रही है। ये वार्निंग ये है कि यार आप ना stdlib.h फाइल को इंक्लूड तो कराओ पहले। आपको ये चीज करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप malloc फंक्शन का यूज कर रहे हो, और कंपाइलर समझ नहीं पा रहा। आपको पता है कि stdlib.h फाइल अगर आपने इंक्लूड नहीं करी, तो यहाँ पर कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि हाँ यार आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, यहाँ इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर अब हमने इंक्लूड करा दिया, अब इसे सेव करा के रन कराओ। तो अब आपकी वार्निंग नहीं आनी चाहिए, और आपका आ गया है और भाई कैसे हो, ठीक है। इतना आप हम समझते हैं कि हमने कुछ प्रिंट तो कराया नहीं है, तो प्रिंट तो एक ही चीज होगी ना। हमने ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स अपने अपने सेगमेंट्स में जाके जगह ले लेंगे एक डेटा सेगमेंट में। लेकिन ये हमें दिखेगा कैसे, ये चीज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको साइज कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर टर्मिनल में जो कमांड्स है ना, उन्हें रन कराकर दिखाएंगे। तो मैं आज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर कमांड्स के बारे में बताता हूँ। हमने यहाँ पर किया क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं। जीसीसी के बारे में आपको पता है, जीसीसी हमारा जो कंपाइलर है वो है, ठीक है। कंपाइलर हमारा अपने जो प्रोग्राम है, मेमोरी लेआउट हमने प्रोग्राम बनाया है, और हमारे ये मेमोरी लेआउट प्रोग्राम कहाँ पर है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, डेल में, डेस्कटॉप में जाके जो सी प्रोग्रामिंग आपका फोल्डर है वहां पर है, ठीक है। तो इसको अभी आप इतना ही समझो। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आप सेलेक्ट डिफॉल्ट शेल करोगे ना, तो आप यहाँ पर शेल को अपने चेंज कर सकते हो। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होता है एक, और एक होता है विंडोज पावर शेल। ये दोनों अलग अलग शेल्स होते हैं जिनसे आप अपने प्रोग्राम्स को रन करा सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट पहले यूज होता था, विंडोज पावर शेल आजकल नया आया है, और ये ज्यादा पावरफुल और बेटर है। तो लोग यहाँ पर विंडोज पावर शेल से ही रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका होपफुली विंडोज पावर शेल ही होगा। लेकिन मैं पहले कुछ वीडियोस में ना कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा था, मैं यहाँ पर पावर शेल में चेंज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो हमारा अब जो भी आउटपुट आएगा वो पावर शेल में ही आएगा। वैसे ये जो आउटपुट्स है ना, ये सारे पावर शेल से ही चल रहे हैं। और अब फिर से आप इसे रन कराओगे ना, इसे मैं सेव करा के रन कराता हूँ, तो हमारा ये जो अब फिर से आउटपुट आएगा ये पावर शेल में आया है। और इसमें हम एक चीज करा सकते हैं, और मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वही चीज आप ये प्रोग्राम बना के रन कराओगे, या फिर यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में, ये इतने सारे प्रोग्राम है ना आपके सी प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्राम पे रन कराओगे, तो आप ये चीज करा सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पर कमांड में इसे रन मत कराओ, इसे रन कराने की जगह क्या करो, यहाँ पर आप अपना
जीसीसी बुलाओ, जीसीसी आपने बुलाया फिर स्पेस किया, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। आपने बोला जीसीसी फिर स्पेस करके अपना जो प्रोग्राम है ना उसका नाम लिखो। प्रोग्राम का नाम क्या है यहाँ पर प्रोग्राम का नाम है मेमोरी, और उसके बाद अंडरस्कोर लेआउट। लेआउट लिखने के बाद डॉट सी, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो लिखो। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, जीसीसी को बोल रहे हो, जीसीसी हमारा कंपाइलर है, वो तुम भाई जाओ अपने मेमोरी लेआउट जो प्रोग्राम है उसमें आप क्या करो, यहाँ सेमीकोलन लगाओ, और उसके बाद आप क्या करो, साइज। साइज ये कमांड क्या करती है, आपको बताती है सारे डेटा सेगमेंट्स के बारे में। तो आप साइज कमांड करके फिर आप अपना स्पेस बार करो, और उसके बाद आप ए प्रेस करो। ए प्रेस करने के बाद आप टैब प्रेस करोगे तो आपका ये आ जाएगा डॉट, उसके बाद बैकस्लैश और ए डॉट ई। इसे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप बस ए और उसके बाद टैब दबाओगे तो ये वीएस कोड में अपने आप आ जाता है। अब आप इसे रन कराओगे ना तो ये आपका ई मतलब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो मेमोरी लेआउट डॉट सी है ना, उसके आप साइज जितना भी है ना उसको आप बुलाना चाहते हो, ये आपकी पूरी कमांड होने वाली है। इस कमांड को आप रन कराओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, लेकिन आपका ये डेटा सेगमेंट जितना भी है सारा आ जाएगा। आपने मेमोरी लेआउट के बारे में पढ़ा है ना, तो ये वही सब आने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है टेक्स्ट जो है उसने इतनी मेमोरी ली है 16728, डेटा ने इसने इतनी मेमोरी ली है 1604, और आपके बीएसएस सेगमेंट में 120 है, और ये डेसिमल और हेक्स जो है ये वैल्यूज है। डेसिमल मतलब ये सारा ऐड होके है, ठीक है, डेसिमल ऐड होके ये इतना बन गया है। और हेक्साडेसिमल भी एक टाइप होता है जिसमें हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये दोनों आपका जो टोटल मेमोरी है ये आ गई है। और ये आपका टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और बीएसएस सेगमेंट। तो ये डेटा सेगमेंट क्या बोलेगा, ये आपका इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है, और बीएसएस आपका अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है। और टेक्स्ट आपको पता ही है कि नॉर्मली जो मशीन कोड होता है वो है। तो ये तीनों मिला के यहाँ पर आ गए हैं। मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता था कि हर आपके प्रोग्राम में ये होगा। आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी ये चेक करके देखो, इसमें जितना टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के हिसाब से मेमोरी है, और जितना डेटा है उस डेटा के हिसाब से मेमोरी है। और आपका जो हीप और स्टैक होता है ना, वो ये यहाँ पे यहाँ नहीं बताता, वो रन होने के बाद वो मेमोरी लेआउट में काम हो रहा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइज ये आपका इतना पूरा प्रोग्राम था, और इसमें मैं साइज कमांड के बारे में आपको बताना चाहता था, और आपको इस प्रोग्राम के थ्रू समझाना चाहता था अपना पूरा मेमोरी लेआउट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्टैक और हीप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इन्हें बढ़ाते हैं और कम करते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू हम देखेंगे कि स्टैक कैसे काम करता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देखो इस प्लेलिस्ट की। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, और देखो मैं यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।